हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो कल हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कंपैरिजन। उनके क्या पढ़ लिए थे? पीवी डायग्राम पढ़ लिए थे। तो सर आज क्या स्टार्ट करेंगे? आज मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल गैस क्या होती है और इसे हम थर्मोडायनेमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। पहले तो सर आप पढ़ा रहे हो आइडियल गैस, तो ये आइडियल का मतलब तो होता है परफेक्ट, और परफेक्ट तो कुछ चीज होती ही नहीं है दुनिया में। जब परफेक्ट होती ही नहीं है तो ये आइडियल गैस कहां से आ गई? तो देखो भाई, हम आइडियल पढ़ते हैं, परफेक्ट पढ़ते हैं, किसी चीज को क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें परफेक्ट चीज से। हम किसी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, उसके कुछ रिजल्ट हमने निकाले और आइडियल रिजल्ट हमें पहले से पता है, तो हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि हमारे रिजल्ट्स इस परफेक्ट गैस के, इस आइडियल चीज के कितने नजदीक है, कितने करीब है, कि हमारा सिस्टम कितना परफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं आइडियल गैस। तो सर आइडियल गैस बता दी आपने, तो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। यहां से ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है और ये क्या है? मास। सर आर क्या है? आर होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हर गैस के लिए भाई ये कांस्टेंट है, जो कि क्या है? फिक्स है। क्या बोलते हैं इसे? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है सर। अब इसके बाद मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सर ये कैसे लिखा? ये मैंने ऐसे लिखा क्योंकि मास तो कंजर्व है किसी भी बॉडी का, तो मास क्या है? कांस्टेंट। और आर क्या है? मैंने पहले ही लिख दिया, आर क्या है? कांस्टेंट है। तो इस ये क्या हो गया? पूरा टर्म कांस्टेंट, और टी को मैंने लिया इधर, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पीवी इक्वल टू एन आर टी। एन क्या है सर? एन क्या है? नंबर ऑफ किलोमोल्स। केमिस्ट्री में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा मोल क्या होता है, किलोमोल क्या होता है। तो एन क्या है? नंबर ऑफ किलोमोल। और सर आर क्या है? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर एक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट था, आपने आर के ऊपर एक डैश लगा दिया, तो ये आपने बोल दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है। आपको जब क्वेश्चन में दे रखा हो एन, और आपको जब ये इक्वेशन लगानी हो और आर आपको नहीं पता है, तो मुझे सर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है इससे। तो कैसे निकाल सकता हूं? तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है तो आर कैसे निकाल सकता हूं? मैं क्या करूंगा सर, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा मॉलिक्यूलर वेट से, उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या सर ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फिक्स होता है या हर गैस के लिए अलग अलग होता है? तो भाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है हमेशा क्या है? फिक्स है। नाम से ही पता लग रहा है यूनिवर्सल। 8.314। सर यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इसकी किलो जूल पर किलोमोल केल्विन। ठीक है सर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एयर के लिए अगर मैं चाहूं कि सर एयर के लिए मुझे बता दो कि आर की वैल्यू क्या होती है, तो कैसे निकाल लोगे सर? आर डैश तो ये दे रखा है, एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 29, तो मैं इसे 29 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.287। यहां से 0.287 वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या होगी? किलो जूल पर किलो, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है केजी केल्विन। ठीक है भाई, मोल होता तो यहां आ जाता क्या? किलो मोल। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या करते हैं हम? आइडियल गैस की इस इक्वेशन को अलग अलग प्रोसेसेस में लगा के देखते हैं और वहां से क्या निकालेंगे? रिलेशनशिप निकालेंगे। सर पहली कौन सी प्रोसेस आपने पढ़ाई थी? मैंने पढ़ाया था आइसोकोरिक। क्या पढ़ाया था? आइसोकोरिक, जिसमें क्या था? वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट था।
सर अगर मैं इस वॉल्यूम को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, क्योंकि ये टर्म तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो यहां से प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2? यस, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रोसेस सर आपने पढ़ाई थी आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या था सर, प्रेशर कांस्टेंट था। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ क्या आ गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो कांस्टेंट है mr। तो यहां से क्या आ गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सर कैसे लिख सकता हूं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगली प्रोसेस क्या थी, अगली प्रोसेस थी सर आइसोथर्मल, जिसमें क्या होता था, आइसोथर्मल में सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। ठीक है, अब देखो भाई, यह मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, और यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी, यानी कि कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू सर लिख सकते हैं सी, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है भाई, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। ये तीन प्रोसेस हो गई। इसके बाद चौथी प्रोसेस क्या थी, चौथी प्रोसेस थी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, जिसका रिलेशन मैंने क्या बताया था, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी बताया था सर। ठीक है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी बताया था, तो मैं इससे रिलेशन निकालूंगा जो कि होगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, केवल थर्मोडायनेमिक्स में नहीं, पावर प्लांट, आईसी इंजन और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये इस सब्जेक्ट में आप इसको पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर आपने तो ये डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया एडियाबेटिक के लिए, आया कहां से, ये आया यहां से, इसको हम डिराइव करेंगे तो ये आएगा। डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया है, आप इसको याद कर ले। फिर भी अगर कोई चाहता है कि सर मुझे समझा दो कैसे आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि ये कैसे आया, कि सर ये जो रिलेशन था, यहां से जो ये आइडियल गैस की इक्वेशन थी, इसमें मैंने क्या किया, पीवी इक्वल टू जो एमआरटी था, मैंने दोनों तरफ क्या किया, गामा की पावर लगा दी। ये तो कांस्टेंट था, इसको हटाओ, तो ये P की पावर गामा, V की पावर गामा और T की पावर गामा। यहां पे क्या चाहिए, V की पावर गामा चाहिए। इस टर्म को मैं इधर ले गया, T की पावर गामा, तो T की पावर माइनस गामा हो गया। तो इससे मैंने इसको इसमें पुट किया और रिलेशन निकाल लिया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर किसी को जानना हो तो कमेंट कर दें। ठीक है, सिमिलरली फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक में क्या होता था सर, कुछ नहीं, यहां पे होता था क्या, एन गामा की जगह पे, और एन क्या था, किसके बीच में लाई करता था, 1 और गामा के बीच में, एन क्या था, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स था। ठीक है सर, बस इसमें इतना ही फर्क है, सेम इक्वेशन यही होगी, बस गामा की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर n माइनस 1। ठीक है सर, ये आ गया आइडियल गैस के लिए रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे हीट। सर हीट तो आपने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, लेकिन हीट के बारे में थोड़ा डिटेल्ड में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हीट क्या थी मैं बता देता हूं, लिख नहीं रहा हूं। हीट क्या थी, एंड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होता था उसको क्या बोलते थे, हीट बोलते थे। ठीक है सर, तो ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता था, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हायर टेम्परेचर से कहां जाती थी एनर्जी, लोअर टेम्परेचर में। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखना, एनर्जी कहां से कहां जाएगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। और वर्क के लिए मैंने आपको एक पीवी डायग्राम पढ़ाया था 1 से 2, ये क्या थी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस थी। और एरिया अंडर द कर्व क्या था, वर्क, क्या था, वर्क ट्रांसफर। ठीक है सर, ये हो गया वर्क ट्रांसफर। हम लेकिन आप तो पढ़ा रहे हो क्या, हीट ट्रांसफर।
तो हीट ट्रांसफर के मैंने 3 मोड और बता दिए थे आपको, कौन कौन से थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो हम कहां पढ़ेंगे, हीट एंड मास ट्रांसफर, एचएमटी में पढ़ेंगे। हम वहां पे बात करते हैं केवल हीट ट्रांसफर की, मास ट्रांसफर की बात नहीं करते हैं, फिर भी हम बोलते हैं उसे क्या, एचएमटी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सर वर्क तो था इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वर्क 1 से 2 आपने क्या बताया था, पीडीवी बताया था। ये क्या बताया था, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो क्या हीट भी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यस हीट भी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कैसे, टेम्परेचर वर्सेस कोई भी मैंने प्रॉपर्टी ले ली, यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उनके बीच में मैंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया 1 से 2। ये भी क्या थी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व जो था वो क्या था, हीट ट्रांसफर। कैसे था सर, हीट ट्रांसफर ऐसे था कि प्रोसेस 1 से 2 जो हीट ट्रांसफर हो रहा था वो क्या था, 1 से 2 डेल क्यू इज इक्वल टू क्या लिख दिया इसको, टी डी एक्स। टेम्परेचर वर्सेस एक्स में है और एक्स क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंट्रोपी। क्या है एंट्रोपी, सर एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा क्या, सेकंड लॉ में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। वहां पे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि एंट्रोपी क्या होती है। फिलहाल के लिए समझ लो कि ये क्या है, एंट्रोपी है। ठीक है, तो यहां से मैं dx को क्या लिख सकता हूं, 1 से 2 1/t डेल क्यू। तो 1/t क्या है, यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर है 1/t। ठीक है सर साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। ये तो थोड़ा सा हीट के बारे में आपने बता दिया, वैसे हीट के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं, तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात कर लूं। सर ये मेरा है क्या, सिस्टम। वर्क का साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया था, अब क्या बात कर रहा हूं, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट। ठीक है सर, ये कोई सिस्टम है, इसमें मैंने एनर्जी दी, एनर्जी इनपुट। अगर तुम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो मतलब क्या है, वो पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और सिस्टम से बाहर एनर्जी अगर जा रही है तो उसे क्या लेंगे, नेगेटिव। इनपुट एनर्जी टू द सिस्टम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये था भाई थोड़ा सा हीट के बारे में। लेकिन सर इसके बाद आपने एक चीज और पढ़ाई थी, जो आपने कहा था बाद में बताऊंगा, क्या था वो, स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन मैंने बता दी थी, क्या थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 डिग्री ऑफ अ यूनिट मास। किसी भी यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, वो होती है सर स्पेसिफिक हीट। आपने 2 तरह की स्पेसिफिक हीट बताई थी, सीपी एंड सीवी। ये क्या था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है सर, और आपने एक बताया था गामा सीपी अपॉन सीवी, और बोला था कि गामा जो है ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब कि सीपी अपॉन सीवी, सीपी जो है किससे बड़ा होता है, सीवी से, आपने बता दिया था। भाई सीपी अपॉन सीवी देख लिया, सीपी ग्रेटर देन होता है सीवी से। सर आपने डायरेक्ट बता दिया, क्या इसका कोई प्रूफ है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कैसे इससे बड़ा होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से कैसे बड़ी होती है। यस मैं आपको बता सकता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक ले लिया क्या, कंटेनर, जिसमें लगा है क्या, पिस्टन, जो भी क्या है, मूवेबल। ठीक है, यहां पे कोई गैस है और मैंने इसको क्या दी, हीट दी, हीट इनपुट। जब मैंने इसको हीट दी तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और ये पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मूव कर जाएगा यहां। ठीक है, और एक और मैं अनोदर सिस्टम ले रहा हूं, जहां पे मैंने एक ले रखा है पिस्टन, लेकिन वो क्या है, फिक्स है, मूवेबल नहीं है, और इसको भी मैंने क्या दी, एनर्जी दी। ये मैंने दिया कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। सर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे पता लगा, अरे भाई देखो वॉल्यूम तो फिक्स है ना इसका, पिस्टन तो मूव कर ही नहीं है, ये तो मैंने फिक्स कर दिया, क्लोज सिस्टम फिक्स कर दिया वॉल्यूम इसका, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रखा, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे मैं क्या कर रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं। तो सर ये है सीपी और ये है सीवी।
तो मुझे ये बताओ कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा कैसे है। देखो जब मैंने इसको हीट सप्लाई की तो एक हीट तो गई कहां, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में, बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसकी सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, इसकी वजह से वो क्या कर रही है, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। सर टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, उसके साथ साथ ये पिस्टन भी तो मूव कर रहा है ऊपर। पिस्टन मूव कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है। तो सर यहां पे तो वर्क भी हो रहा है पिस्टन पर, प्लस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ किसके, बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी। सर यहां तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है और क्या हो रहा है, वर्क भी हो रहा है। और यहां क्या हो रहा है भाई, वर्क तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्या है, पिस्टन क्या है, फिक्स है, वर्क नहीं होगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर तो सर इंक्रीज होगा, किसकी वजह से, इंटरनल एनर्जी की वजह से, लेकिन कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो देखो मैं दोनों में सेम एनर्जी दे रहा हूं, तो दोनों का इंटरनल एनर्जी बराबर करने के लिए या टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी भाई, इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो हीट किसमें डिवाइड हो जा रही है, वर्क और इंटरनल एनर्जी में। यहाँ पे तो केवल इंटरनल एनर्जी है, तो यहाँ पे सर दो फिनोमिना हो रहे हैं एक साथ, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे वर्क भी हो रहा है इसके साथ। तो सर यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो एनर्जी चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, कांस्टेंट वॉल्यूम से। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हीट की बात कर ही रहे हैं तो एक टर्म और बता देता हूं, क्या होता है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये मैंने आपको बताया था, लेटेंट हीट सेंसिबल हीट जब पढ़ रहे थे कि बाद में पढ़ाऊंगा क्या होता है लेटेंट हीट। तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज। क्या बोला, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कॉज द फेज चेंज और चेंज द फेज इन यूनिट मास एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ heat required to cause the phase change। फेज चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है एट कांस्टेंट मास एंड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई, जैसे यूनिट मास। तो क्या बोला मैंने, जितनी एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज। फेज क्या होता है, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। तो लिक्विड से सर गैस में जाने के लिए जितनी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। फेज चेंज करने में जितनी एनर्जी चाहिए किसी यूनिट मास का एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो क्या होता है सर, लेटेंट हीट होता है। कैसे, देखो मान लो वाटर है मेरे पास 99 डिग्री पे और मैं इसको क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं। मैंने हीट दिया, मान लो 100 डिग्री पे है, एट दी वर्ज ऑफ वेपोराइजेशन, एकदम वर्ज पे रखा हुआ है कि बस थोड़ी सी हीट दी तो ये क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से ऊपर निकल जाएगा। मैंने इसको हीट दी 100 डिग्री पे और वो क्या हुआ, हीट देने के बाद वेपोराइज हो गया, यानी कि फेज चेंज हो गया, लिक्विड से कहां हो गया, वेपर बन गया, स्टीम बन गया वाटर का। ठीक है, तो जितनी एनर्जी दी, जितनी हीट चाहिए थी फेज चेंज करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो वो क्या हो गई, लेटेंट हीट हो गई। ठीक है भाई, आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं और आपके लिए खुशखबरी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल केवल न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे सेकंड चैप्टर के, और परसों से क्या स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर, जो कि है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करें इसको ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहूं। ओके, थैंक यू।